आइए, वक्त है रिजल्ट बोर्डरूम का और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम देश के दिग्गज कॉर्पोरेट हाउस और एस्कॉर्ट्स की कंपनी एस्कॉर्ट्स क्यूबिटा से। 1944 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। दो बिजनेस डिवीजन है, एग्री मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एस्कॉर्ट्स ग्रुप से ये क्यूबिटा इनके प्रमोटर हो चुके हैं। आइए, नतीजे आए थे कल बाजार के दौरान, पहले आपके सामने रिजल्ट रख दूँ। लगभग 21% की बढ़त रेवेन्यू में दिखी है, 32% से ज़्यादा ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है। मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 13% तक मार्जिन्स पहुंचे हैं और मुनाफे में भी दमदार बढ़त 29% की दिखी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान साहब। आप 1988 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 37 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं, 2005 से ही कंपनी के साथ हैं। मदान साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पर आपकी मुलाकात फ़ोन पर ही होती है, आज आप लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपको कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं एस्कॉर्ट्स के इस तिमाही के। बताएं सर, क्या कुछ खास बातें रही इस तिमाही में आपकी कंपनी के लिए? देखिए, जैसे ट्रैक्टर इंडस्ट्री का हमने देखा था, तो इस सेक्टर में इस वाले क्वार्टर में दोनों ट्रैक्टर बिजनेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो स्पेशली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में पिछले काफी 4-5 क्वार्टर के बाद में ग्रोथ वापस आई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट बिजनेस है वो काफी टाइम से प्रेशर में था, तो अभी इस क्वार्टर में रिवाइवल हुआ है काफी चेंजेस के बाद में। और ट्रैक्टर इंडस्ट्री तो पिछले साल में GST कट के बाद में काफी अच्छा कर रही थी, तो ग्रोथ ऑब्वियसली वो कंटिन्यू रही इस क्वार्टर के अंदर में भी। तो हमारा भी जो नंबर है, आई थिंक 21-22% का उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी 10% के आसपास का ग्रोथ मिला वॉल्यूम में हमारे को। तो वर्ष 2027 के लिए ट्रैक्टर्स बिजनेस पर ही आपसे एक थोड़ा सा आउटलुक लेना चाहता हूँ। एक थोड़ा बेस हाई रहेगा, दूसरा थोड़ा इस बार बिलो एवरेज मॉनसून का भी थोड़ा डर तो है सर। इन दोनों सिचुएशन में किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए ट्रैक्टर सेगमेंट के? देखिए, आपने बोला तो GST कट क्योंकि पिछले लास्ट ईयर सितंबर से शुरू हुआ था, तो उसके बाद में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ रही है, मतलब 25 से 35% की ग्रोथ रही है मंथ ऑन मंथ। तो इसलिए सितंबर के आगे हमें लगता है कि जो मार्केट है थोड़ा प्रेशर में आएगी, उस बेस इफेक्ट काफी हाई है उसमें, और उसमें तब तक का मानसून का भी, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है अगर बिलो नॉर्मल का है, आई थिंक उसकी इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन की भी क्लैरिटी काफी आ जाएगी आई थिंक अगस्त के बाद में। तो पहले 4-5 महीने में तो हमें लगता है ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ दिखाएगी। तो अभी जैसे अप्रैल के महीने में भी 26% इंडस्ट्री ग्रो की है, तो अभी वो ग्रोथ मोमेंटम 3-4 महीने और चलेगा। उसके बाद में सितंबर के बाद में आई थिंक हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और थोड़ा कॉशियस होगा। हमारे को लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा डिक्लाइन आएगा इंडस्ट्री में। सो ओवरऑल जो ईयर है पूरा इंडस्ट्री के लिए मे बी फ्लैट टाइप का ईयर रहेगा, मे बी ±2-3% का हमारा अभी प्रोजेक्शन है इस साल के लिए। तो अच्छे मजबूत साल के बाद ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा शांत साल रह सकता है, लेकिन नॉन ट्रैक्टर बिजनेस को लेकर क्या आउटलुक है सर वित्त वर्ष 2027 का? नॉन ट्रैक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हमारे लास्ट ईयर भी हमारी 20% से ऊपर की ग्रोथ थी, और हमें लग रहा है कि वो ग्रोथ हमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो स्पेशली जो हार्वेस्टर ट्रांसप्लांटर का जो हमारा बिजनेस है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, और वो वाली ग्रोथ अगले 3-4 साल तक हमें लगता है कि उसी मोमेंटम पे कंटिन्यू रहेगी, अभी 20% प्लस की। ओके, परफेक्ट। एक्सपोर्ट मार्केट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके पूरे ग्लोबल नेटवर्क में भी एक्सपोर्ट का हिस्सा काफ़ी अच्छा खासा है। वहाँ से किस तरह के संकेत हैं सर? तो एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमारा काफी अच्छा ग्रोथ रहा। आई थिंक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इंडस्ट्री 6-7% का ग्रोथ था, हमारा आई थिंक 33% के आसपास का ग्रोथ है एक्सपोर्ट के नंबर्स में। तो ऑब्वियसली हमारा बेस भी काफी कम है एक्सपोर्ट नंबर में, इसलिए वो ग्रोथ जरा परसेंटेज थोड़ा हाई लग रहा है। बट आई थिंक इस साल थोड़ा एक्सपोर्ट पे भी प्रेशर रहेगा, बिकॉज एक तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते थोड़ा डिस्ट्रप्शन है सप्लाई चेन में। तो इस साल हमें इतना उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, और कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसका एक्सपोर्ट हमारा नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। तो FY 28 ऑनवर्ड्स हमें लगता है एक्सपोर्ट में काफी अच्छा मोमेंटम आएगा हमारा, बिकॉज हमारा जो मिड टर्म बिजनेस प्लान भी था, हमारी जो आउटलुक थी मिड टर्म की, उसमें एक्सपोर्ट के नंबर अभी जैसे हमारे 2-3% पहले हुआ करते थे, उससे बढ़ा के 15% टोटल टॉप लाइन का हमारा इंटरनल टारगेट है उसको लेके जाने का, और हमें लगता है भाई 30-31 वो वाले नंबर हमारे अचीव हो सकते हैं। क्या कुछ नया एक्सपांशन प्लान है, कैपेक्स प्लान है वित्त वर्ष 2027 के लिए? यदि हाँ, तो कितना और किस सेगमेंट में आप कर रहे हैं सर? तो अभी हमने रिसेंटली लैंड एक्वायर की है यूपी के अंदर में, जेवर एयरपोर्ट के पास में। तो ऑलमोस्ट 154 एकर्स लैंड है, जो इस पे हम अपना नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेके आएंगे।
तो वहाँ पे हमारा एक्सपेंशन जो होगा वो ट्रैक्टर बिजनेस के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, और आगे जाके मे बी एग्री सॉल्यूशन या हार्वेस्टर ट्रांसप्लांटर बिजनेस का भी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो सकती है। तो अभी फेज वन में अभी हमारा जो हमने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है उसमें हमने 2000 करोड़ के ऊपर का कैपेक्स का प्लान किया है, जिसमें ट्रैक्टर की कैपेसिटी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की कैपेसिटी लगाई जाएगी, और एक ग्लोबल पार्ट सेंटर भी वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के लिए बनाया जाएगा, वेयर हाउस उसका होगा। तो ये फेज वन है, उसके बाद फेज टू फेज थ्री है। तो आइडिया हमारा है कि ट्रैक्टर की कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग है हमारी रफली 185,000 ट्रैक्टर्स के आसपास है, उसको हमें डबल करना है, जो उस वाले ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली फेजेस में होगी। तो इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल कैपेक्स है वो ऑब्वियसली 350-400 करोड़ का जो हर साल का कैपेक्स होगा वो वाला हमारा कंटिन्यू रहेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। खान साहब, आपने कहा भी कि थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी बढ़ी होंगी। कुछ अंदाजा दे सकते हैं कितनी कॉस्ट बढ़ी है, और इसको क्या आप कोई पास ऑन करने का इरादा रखते हैं? देखिए, हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया है लास्ट मंथ में, बट वो नॉर्मल हमारा प्राइस इंक्रीज था जो रफली 1 से 2% के बीच में हमारा नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन मॉडल टू मॉडल इंक्रीज था। बट वो जो हम नॉर्मल एनुअल इंक्रीज लेते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर नहीं था अभी हमारा, तो नॉर्मल इन्फ्लेशन ही फैक्टर था हमारा ओवरहेड्स का। अभी रिसेंटली क्योंकि हरियाणा के अंदर में और यूपी के अंदर में मिनिमम वेजेस काफी बढ़ा दिए गए हैं, बिकॉज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग अभी हरियाणा में लोकेटेड है, तो उसका काफी इम्पेक्ट है हमारा ट्रैक्टर कॉस्ट के ऊपर में। रफली 1 से 1.5% का इम्पेक्ट हमारा डायरेक्ट इम्पेक्ट है उसमें, और उसके अलावा जो हमारे सप्लायर बेस है इन स्टेट्स में जो लोकेटेड है उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली लेबर कॉस्ट का इम्पेक्ट आएगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के रहते आपको पता है कि एनर्जी सिचुएशन काफी टाइट है, तो कई सप्लायर्स हमारे जो एलपीजी पे खासकर डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए, तो उनके ऑपरेशन थोड़े डिसरप्ट हो रहे हैं या उनको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है उसको पे करने के लिए। तो जो प्रोसेस कॉस्ट है उसमें 1.5 से 2% का आई कॉस्ट इम्पेक्ट है। उसके अलावा क्वांटिटी जो है, चाहे वो स्टील हो, कॉपर, एल्यूमिनियम, आई थिंक जो रबर, सो सबका इम्पेमेंट, केमिकल्स, आई थिंक सारी केमिकल्स जितने भी हमारे मोस्टली मटेरियल है सबके ऊपर कॉस्ट इम्पेक्ट आ रहा है। तो हमें अभी इनिशियल इंडिकेशन जो मिल रहा है 5 से 6% का इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। दो अभी हमारे डिस्कशन अभी सप्लायर से चल रहे हैं, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है नंबर, बट ये अगले 2 क्वार्टर के अंदर में हमें लगता है ये थोड़ा कॉस्ट इम्पेक्ट आएगा। और ऑब्वियसली अगर कॉस्ट आएगा तो कहीं ना कहीं से उसको पास ऑन करने का भी प्रेशर रहेगा मार्केट पे। ओके, तो ये पूरा का पूरा आउटलुक है। मदान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े दिन समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को गाइडेंस भी दिया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आप